छात्रों, सीजीएल की परीक्षा को केंद्रित करके आज मैं पुनः कुछ नए प्रश्न झारखंड की पृष्ठभूमि पर या झारखंड को केंद्रित करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में झारखंड, जिसमें 40 प्रश्न आपके साथ पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों में झारखंड के ऐतिहासिक पक्ष से भी जुड़े हुए प्रश्नावलियाँ होंगी। आज मैं इतिहास के उस चुनिंदा प्रश्नों को आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं, जो झारखंड में घटित हुई थी। तो मैं पहला प्रश्न आज के लिए लेता हूं, और वो पहला प्रश्न है सल्तनत काल से जुड़ा हुआ। प्रश्न ये है कि सल्तनत काल में लोदी वंश के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं: प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण और ये सभी। इन सारे विकल्पों में आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो आप ध्यान से देखें इस प्रश्न को और आप चुनें कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आपके लिए विकल्प जो मैं बता दूं, उचित विकल्प जो होगा चौथा, अर्थात ये सभी होंगे इसके सही विकल्प। अब इससे संदर्भ में कुछ व्याख्या जरूरी है, मैं उस पर व्याख्या देने जा रहा हूँ। तो मैं बताऊं कि लोदी वंश एक अफगान राजवंश था, जिसने 1451 से लेकर के 1526 तक के कालखंड में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इस कालखंड में समकालीन नागवंशों शासकों की मैं बात करूं तो सर्वप्रथम प्रतापकर्ण का नाम आता है, जो 1451 से 1469 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 18 वर्ष। इसके बाद छत्रकर्ण ने 1469 से 1496 ईस्वी तक कुल 27 वर्षों तक शासन किया, और इसके बाद विराटकर्ण का शासनकाल 1496 से 1501 तक ईस्वी में कुल 5 वर्षों तक रहा। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको प्रश्नों की व्याख्या, प्रश्न से जुड़ी हुई व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए इसी कड़ी में आपके साथ मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। अब आप दूसरे प्रश्न तक मेरे साथ शरीक हो जाएं अपनी यात्रा में। अगला प्रश्न भी तुगलक वंश अर्थात सल्तनत काल से ही जुड़ा हुआ है, और प्रश्न है कि तुगलक वंश में अर्थात 1320 और 1398 ईस्वी तक के कालखंड में किस तुगलक शासक के समय में तुगलक सेनापति मालिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक अपनी जीत हासिल किया था। पुनः आपको 4 विकल्प दिए गए हैं: गयासुद्दीन तुगलक एक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप प्रश्न को ध्यान से देखकर उचित विकल्प पर अपनी मुहर लगाएं, है ना। चलिए आपको मैं बिना समय गंवाए हुए सही विकल्प तक आपको इशारा करता हूँ। सही विकल्प है इसका दूसरा नंबर, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैं बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक था, और जो अनुश्रुतियां उस समय थीं उसके आधार पर डाल्टन नामक एक व्यक्ति का कहना है कि संथालों के पूर्वज अहिरी पिपरी नामक स्थान से होते हुए चाई चंपा अर्थात हजारीबाग सदर तक आग बसे थे, और जनरा नामक संताल सरदार चाड़ किले में रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक का एक सेनापति मालिक बया के नेतृत्व में सेना के आगमन की सूचना से वह किला छोड़कर भाग गया था। तो ये थी आपके इस प्रश्न से जुड़ी हुई व्याख्या। अभी जो भी छात्र या छात्राएं अभी मेरे इस वीडियो से जुड़े हैं या मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, यदि उन्हें पूर्व में मेरे द्वारा 3 और वीडियोस में पहले प्रस्तुत कर चुका हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस संदर्भ में पूर्व की जो प्रश्नावलियों से संपर्क साधना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस को भी देखें। मैं इस तरह से लगातार गुणवत्तावर प्रश्नों के साथ आपके साथ उपस्थित होता रहूँगा। अगला प्रश्न में आता हूँ, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि सल्तनत काल के प्रथम चरण अर्थात 1206 से 1286 तक के कालखंड में किस नागवंशी शासक के कार्यकाल में तुर्कों के शासकों का आक्रमण हुआ था, अर्थात तुर्क शासकों का आक्रमण हुआ था। आपको पुनः उन नागवंशी शासकों
के विकल्प दिए हुए हैं। पहला जलकर्ण, गोकर्ण, हरिकर्ण और सेवाकर्ण। तो आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। चलिए आप प्रयास करें, उसके बाद मैं आपकी व्याख्या जोड़ूंगा। तो सही विकल्प है इसका हरिकर्ण। तो मैं इसकी व्याख्या के लिए अब कुछ बातें जोड़ दूं कि सल्तनत काल में अर्थात इल्तुतमिश के कालखंड में 1211 से 1236 ईस्वी और बलबन अर्थात 1265 से 1286 के कालावधि में झारखंड में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था और इसी वक्त हरिकर्ण ने दोनों के हस्तक्षेप को विफल कर दिया था। तो यहाँ मैं आपकी एक जिज्ञासा के लिए कुछ और बातें बता दूं जो हर एक किसी भी इतिहास जानने वाले छात्रों को या छात्राओं को पता होना चाहिए कि सल्तनत काल की 300 वर्षों की कालावधि में 5 विभिन्न वंशों ने शासन किया था और इन सभी वंशों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यह आपने पहले भी इतिहास में अध्ययन कर लिया होगा। तो थोड़ी सी बात मैं जोड़ दूं उसमें ताकि और आपकी जिज्ञासा प्रखर हो जाए। गुलाम वंश के संदर्भ से जोड़कर लोधी वंश तक मेरी बात जाती है। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, सैयद वंश 1398 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1528। चलिए इस तरह से मैं आपको तीसरे प्रश्न तक आपको ले चला हूँ। चौथा प्रश्न आपके समक्ष पुनः झारखंड को केंद्रित करके ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़कर मैं आपको झारखंड के चौथे प्रश्न पर ले जाता हूँ। तुगलक काल के शासक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में अर्थात 1367 से 1389 ईस्वी तक के कालखंड में छोटा नागपुर में किस नागवंशी राजा का शासन था? पुनः आपको 4 विकल्प दिए गए हैं: वेणुकर्ण, तेहलेकर्ण, रेणुकर्ण, शिवदासकर्ण। आपको इसी कालखंड में अर्थात 1367 से 1389 तक के बीच में छोटा नागपुर में नागवंशी शासक का नाम बताना है। तो इस लंबी कालावधि में मैं बताऊं, जवाब इसका डी होगा था, शिवदासकर्ण का शासनकाल था। ठीक है, तो शिवदासकर्ण का शासनकाल को मैं बताऊं अगर इसमें, तो शिवदासकर्ण का शासनकाल 1367 से 1383 ईस्वी तक था, जबकि वेणुकर्ण के शासनकाल को मैं जोड़कर देखूं तो 1305 से 1332 ईस्वी तक था। तेहलेकर्ण का शासनकाल 1360 से 1367 तक था और रेणुकर्ण का शासनकाल 1332 से 1360 ईस्वी तक था। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि इस लंबी कालावधि के बीच में इन चारों शासकों का शासनकाल रहा। अगला प्रश्न 5वें प्रश्न के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। नागवंशी शासकों की राजधानियों के सही कालक्रम के आधार पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। अर्थात नागवंशी शासकों ने विभिन्न स्थान विशेष पर अपनी राजधानियां बनाई थीं, उसमें प्रथम से लेकर के अंत तक उसका सही क्रम आपको चयन करना है। तो पहला सुतियाम्बे, चुटिया, खोखरा, डोयसा, पालकोट, रातूगढ़। दूसरा चुटिया, सुतियाम्बे, खोखरा, पालकोट, डोयसा और रातूगढ़। तीसरा सुतियाम्बे, खोखरा, डोयसा, चुटिया, पालकोट और रातूगढ़। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात सही क्रम की चयन की जाए तो ये भी विकल्प आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि इसका सही विकल्प होगा ए, अर्थात जो पहला विकल्प इसका सही होगा। तो मैं बताऊं कि सुतियाम्बे 64 ईस्वी से 310 ईस्वी तक राजधानी के रूप में रहा। चुटिया 310 से 1100 ईस्वी तक रहा। खोखरागढ़ 1100 से 1613 ईस्वी तक रहा और डोयसा 1613 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक रहा। पालकोट जिसे लालगढ़ भी कहते हैं 1720 से 1870 ईस्वी तक रहा और रातूगढ़ 1870 से 1952 ईस्वी तक रहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक चुटिया जो है नागवंशी शासकों की राजधानी रही, लगभग 790 वर्ष तक। तो इस तरह से मैंने प्रश्न से जोड़कर जो आवश्यक व्याख्या था वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 6 पर आपको ले चलता हूं। चलिए, छठा प्रश्न है कि पलामू के चेरो वंशों के उस शासक का नाम बताइए जिसने पलामू में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया था। आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 आपके समक्ष विकल्प प्रस्तुत है। आप एक जिज्ञासु पाठक की तरह आपने झारखंड की ऐतिहासिक
घटनाओं को भली भांति पढ़ा हो तो निसंदेह आप जवाब तक पहुंच सकते हैं। चलिए, इसका सही विकल्प है अनंत राय अर्थात 2। तो मैं इसमें थोड़ी व्याख्या जोड़ दूं कि भगवंत राय का शासनकाल 1585 से 1605 ईस्वी तक रहा। ये चेरो राजवंश के संस्थापक माने जाते थे। इन्होंने कुल 21 वर्षों तक शासन किया। और जहाँ तक अनंत राय की बात है, ये भगवंत राय के पुत्र थे। इनका कार्यकाल 1630 ईस्वी से 1661 ईस्वी तक रहा और इनका शासनकाल कुल 31 वर्ष तक रहा। जहाँ तक मेदिनी राय की बात है, इन्हें ट्रस्टी अर्थात न्यासी राजा भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1668 से लेकर 1674 ईस्वी तक रहा, अर्थात कुल 16 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा। और मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आपने भी अपने अध्ययन से पढ़ा होगा। चलिए, मैं 7वें प्रश्न तक ले चलता हूँ आपको। 7वें प्रश्न की व्याख्या भूइयां जाति के लोगों के द्वारा किए गए विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित था। तो चलिए, आपको मैं जोड़कर दे रहा हूँ कि भूइयां जाति के लोगों के द्वारा किया विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित किस समय में हुआ था। पलामू का रक्सेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, मानभूम का मान वंश और पलामू का चेरो वंश। अब यदि इस पर आप अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो अब कोशिश करें कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं। आपके लिए विकल्प है 4 और सही विकल्प है इसमें दूसरा नंबर अर्थात सिंहभूम का सिंह वंश। तो मैं बता दूं कि सिंहभूम के 13वें राजा जगन्नाथ सिंह के उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जाति के लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया था। और सिंह वंश की 2 शाखाएं थीं। पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई थी और इस शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। और इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया था। और दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी पोरहाट थी। तो इस तरह से 7वें प्रश्न तक मैं आपको ले चला हूँ। चलिए 8वें प्रश्न पर आते हैं। 8वां प्रश्न कहता है कि दूध पानी शिलालेख और गोविंदपुर शिलालेख के द्वारा झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश की जानकारी मिलती है। तो चलिए, एक शिलालेख के आधार पर झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का आपको पहचान करना है। तो विकल्प संख्या ए पलामू के रक्सेल वंश, फिर सिंहभूम का सिंह वंश, फिर छोटानागपुर खास का नागवंश और मानभूम का मान वंश। सही विकल्प है आपको चौथा नंबर अर्थात मानभूम का मान वंश। तो मैं थोड़ी व्याख्या जोड़ दूं कि मानभूम के मान वंश की जानकारी कवि गंगाधर के द्वारा 1373 से 78 के बीच लिखित और गोविंदपुर का शिलालेख 8वीं शताब्दी के दूध पानी शिलालेख से प्राप्त होता है। तो इस तरह से 8वें प्रश्न की जो उचित व्याख्या थी मैंने आप तक पहुंचाने की चेष्टा की है। चलिए इसके बाद में 9वें प्रश्न तक आपको ले चलता हूं। 9वां प्रश्न पलामू से संबंधित है। पलामू के रक्सेल वंश से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस तरह से अभी तक आपने देखा कि थोड़े से कठिन प्रतीत होने वाले इन प्रश्नों को भी मैं आपके समक्ष सरलता से प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी इस प्रस्तुति के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ प्रश्न यदि आते हैं तो व्याख्या भी आपके ज्ञानार्जन का एक माध्यम बनता है और उसमें नए नए प्रश्न यदि सृजित होते हैं तो उसकी व्याख्या भी सरलता से या प्रश्नों को जवाब सरलता से दी जा सकती है। तो कहीं किसी भी प्रतिभागियों के द्वारा कोई चूक ना हो जाए, इसलिए मैं और मेरे साथ हमारे संस्थान में हमारी टीम के द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है इन प्रश्नों की श्रृंखला। अभी मैं ये बात जोड़ना चाहूँगा कि जो भी छात्र छात्राएं जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पूरी दृढ़ता से लगे हुए हैं, मेरे संस्थान के द्वारा अर्थात अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी संस्थान के परिसर में पिछले कई दिनों से टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगातार बच्चे की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। जो भी छात्र मुझसे जुड़ना चाहें मेरे वीडियोस में दिए गए नंबर से संपर्क करके मुझसे संवाद कर सकते हैं और संस्थान से जुड़ करके अपने आप को बेहतर स्थिति में रख सकते हैं। 9वां प्रश्न के जवाब पर लाता हूँ।
रक्सेल वंश का शासन पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। बी, रक्सेलों द्वारा देवगन और कुंडेलवा के किलों का निर्माण कराया गया था। तीसरा, रक्सेलों द्वारा पलामू में 13वीं शताब्दी तक शासन किया गया था। और चौथा, रक्सेलों के समय झारखंड में खरवार जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी। चलिए, विकल्प आपने पढ़ लिया होगा भली भांति। मैं उचित विकल्प ला रहा हूँ और आपको ढूंढना है इसमें असत्य कौन है। तो असत्य तीसरा नंबर है। तो मैं बता दूं उसमें सच्चाई क्या है कि रक्सेलों ने पलामू में 13वीं नहीं बल्कि 16वीं शताब्दी तक शासन किया था। और रक्सेल वंश की 2 शाखाएं थीं। देवगन शाखा के लोग हरहरगंज और महाराजगंज से होकर पलामू आए थे, जबकि कुंडेलवा शाखा के लोग चतरा और पांकी होते हुए पलामू आए थे। रक्सेल वंश के लोग स्वयं को है राजपूत के वंशज मानते थे, जबकि रक्सेलों को चेरों के द्वारा अपदस्थ किया गया था। तो 9वें प्रश्न तक आपने मेरे साथ नए प्रश्नों को देखा। लीक से हटकर ये प्रश्न आपको काफ़ी जुगत से तैयार किए जाते हैं। इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब आप लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, तो आपको नए प्रश्न देने की मेरी और इच्छा प्रबल हो जाती है। 10वां प्रश्न आपके पास आज के इस सत्र का अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्रीय राजवंश के संस्थापक का संबंध दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। पुनः 4 विकल्प हैं, ढाल वंश, पलामू के चेरो वंश, पंचेत राजवंश और खड़गडीहा वंश। चलिए, व्याख्या में आपको बता दूं, सही विकल्प इसका चौथा है, अर्थात खड़गडीहा वंश है। तो थोड़ी सी व्याख्या जरूरी है यहाँ पर। खड़गडीहा वंश के संस्थापक हंसराज देव को माना जाता है और इस राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। यह राज्य रामगढ़ के उत्तर पूर्व में फैला हुआ था। हंसराज देव ने हजारीबाग के शासक को हराकर 90 किलोमीटर फैले इस क्षेत्र पर अधिकार किया था। इस राजवंश के द्वारा उत्तर बिहार में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे और इस वंश के प्रमुख शासकों में शिवनाथ सिंह, मोद नारायण सिंह और गिरिवर नारायण देव प्रमुख थे। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पाठकों के लिए आवश्यक व्याख्या है वो मैंने पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि मेरे सारे प्रश्नों को भली भांति समझें और परीक्षा के लिए आप इसको उचित और अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला में जोड़ते चले जाएं। बहुत जल्दी मैं नए प्रश्नों के साथ पुनः इस श्रृंखला में जुड़ने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और मेरे नए वीडियोस के इंतज़ार में मैं बहुत जल्दी आप तक पहुंचने की तैयारी में हूं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।